नमस्कार मित्रों। पिछले दो वीडियो से हम लोग बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे दक्षिण भारत के इतिहास पर। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं फिर से एक बार अपने चैनल हिस्ट्री, कल्चर, हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने चोल वंश के विषय में चर्चा की थी, चोल वंश के उद्भव के बारे में, और साथ ही साथ विजयालय से लेकर के राजराज प्रथम तक। आज हम चर्चा करेंगे राजेंद्र प्रथम और उसके उत्तराधिकारियों की। तो मित्रों, राजराज प्रथम की मृत्यु के पश्चात राजेंद्र प्रथम 1014 ईस्वी में गद्दी पर आया और उसने 1044 ईस्वी तक शासन किया। वह राजराज प्रथम का पुत्र था और युवराज था, और सिंहासन पर बैठने के उपरांत उसने अपने पिता की ख्याति को और अधिक बढ़ाया। वह अपने पिता की भांति ही एक महान सेना नायक और साम्राज्य निर्माता था, और उसने अपनी सैनिक विजयों के फलस्वरूप चोल साम्राज्य को दूर दूर तक विस्तृत कर दिया। दक्षिण में चोल साम्राज्य की सीमाएं सिंघल द्वीप तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और उसके अलावा और सुदूर आप कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी के पार भी जावा, सुमात्रा और मलय द्वीप तक उसने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। उसे अपने पिता से ही एक विस्तृत साम्राज्य विरासत में मिला था, जिसमें संपूर्ण आधुनिक मद्रास, आंध्र प्रदेश, मैसूर के कुछ भाग एवं श्रीलंका शामिल थे, और अच्छी तरह प्रशासित होने के कारण राज्य में सर्वत्र शांति थी। एक पर्याप्त शक्तिशाली और योग्य नौकरशाही थी जो प्रशासनिक कार्यों की देखभाल करती थी, और साथ ही साथ जो है वो देश की रक्षा करती थी, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के शत्रुओं से। सेना भी जो है बहुत शक्तिशाली थी, और चोल साम्राज्य में होने वाले किसी भी विद्रोह को, किसी भी संभावित विद्रोह को दबाने में सक्षम थी। एक शक्तिशाली नौसेना भी थी जो कि राजराज के समय से ही थी। राजराज ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी, और राजेंद्र चोल ने उस कार्य को और आगे बढ़ाया। तो शक्तिशाली नौसेना की सहायता से हिंद एशिया एवं चीन के साथ व्यापार की सुरक्षा भी होती थी, और साथ ही साथ श्रीलंका तथा मालदीव इत्यादि कुछ अन्य द्वीपों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखने में भी इस शक्तिशाली नौसेना से मदद मिलती थी, सहायता मिलती थी। और तो अपने शासनकाल के लगभग 33 वर्षों के दौरान राजेंद्र चोल ने इन सुविधाओं का पूरा लाभ उठाया, और वह चोल साम्राज्य को अपने समय के सबसे अधिक शक्तिशाली, सबसे अधिक ताकतवर और सबसे अधिक विशाल और सबसे अधिक आदर प्राप्त ऐसे हिंदू राज्य का दर्जा दिलाने में सफल हो गया, जिसका मलय प्रायद्वीप और हिंद एशिया के द्वीप समूह में भी कुछ समय के लिए अधिकार था। तो राजेंद्र के शासन का इतिहास अधिकांशतः उन विस्तृत युद्धों और विजयों का इतिहास है जो उसने अपने शासनकाल के प्रथमार्ध में प्राप्त की थी। यानी कि अपने शासनकाल के प्रथमार्ध में उसने बहुत सारी विजयें की थी, जिनसे उसका यश इतिहास में अमर हो गया। अपने पिता की भांति वह भी अपने पीछे शिलालेखों एवं तिरुवालंगाडु तथा करदई यानी कि तंजौर के ताम्रपत्रों में अपने शासनकाल के सैनिक एवं नौसैनिक कार्यों का विश्वसनीय विवरण छोड़ गया है। और तो उसने जो विवरण हमारे लिए छोड़ा है
ताम्रपत्रों के रूप में, शिलालेखों के रूप में। तो उन सब बातों से उसके समय में किए गए कार्यों की पुष्टि होती है, और साथ ही साथ जो दूसरे उपलब्ध प्रमाण हैं उनसे भी इस बात की पुष्टि होती है कि उसके जो शिलालेख थे या उसके जो ताम्रपत्र थे उसमें जो बातें लिखी हैं वो सही हैं। तो अपने शासनकाल के आरंभ में ही राजेंद्र ने अपने पुत्र राजाधिराज को युवराज घोषित कर दिया था, क्योंकि राजाधिराज बहुत ही योग्य व्यक्ति था, बहुत ही योग्य युवराज था, राजकुमार था, और इसकी योग्यता को देखते हुए उसने उसे युवराज घोषित कर दिया था। राजेंद्र प्रथम द्वारा आरंभ की गई इस बुद्धिमत्तापूर्ण प्रणाली ने आगे चल कर के आने वाले समय में राजकुमारों को में जो असंतोष रहता था कि कौन युवराज बनेगा, कौन उत्तराधिकारी बनेगा, और तरह तरह के जो विद्रोह वगैरह हुआ करते थे राजमहल में, अंतःपुर वगैरह में, तो इसके अवसर उसने कम कर दी। उसने एक ऐसी परंपरा डाल दी कि अपने जीवन काल में ही अगर किसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाए, युवराज घोषित कर दिया जाए, जो कि भारतीय परंपरा के अनुसार प्रायः ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकार मिलता था, तो इससे आगे चल कर के जो आंतरिक षड्यंत्र या गृह युद्ध की स्थिति थी उससे बचा जा सकता था। अंतःपुर के षड्यंत्रों एवं विद्रोहों के अवसर कम हो जाते थे, और साथ ही विशाल साम्राज्य के प्रशासन को नई शक्ति प्राप्त होती थी, जिससे देशी और विदेशी अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना आसानी से किया जा सकता था। तो राजेंद्र प्रथम ने ये कार्य किया। अपने शासनकाल के तीसरे वर्ष तक राजेंद्र ने इदितुरदय नाडु, बनबासय, कोल्लिपक्कय और मंडय कड़क्कम की विजय कर चुका था वह अपने शासनकाल के तीसरे वर्ष तक। इदितुरय नाडु उत्तर में कृष्णा एवं दक्षिण में तुंगभद्रा नदियों के बीच का प्रदेश था, एवं उसमें वर्तमान रायचूर जिले का एक बड़ा भाग सम्मिलित था। इसी तरह से कोल्ली पास गई हैदराबाद से 45 मील दूर स्थित कुलपक को कहते थे, कुलपक नामक स्थान, और मड़ैक्कडम में इसकी पहचान जो है वो मान्य खेत जिसे कहा जाता है, मान्य खेत से इसकी पहचान सरलता से की जा सकती है, जो कि कन्याकुमारी के शिलालेख के अनुसार युद्ध में राजेंद्र की सेनाओं का क्रीड़ा स्थल बन गया था। तो राजेंद्र की अगली विजय संपूर्ण ईल मंडलम उस समय कहा जाता था श्रीलंका को। तो राजेंद्र ने संपूर्ण ईल मंडलम अर्थात श्रीलंका को विजित कर लिया था। उसने एक विशाल सेना के साथ श्रीलंका पर अभियान किया और उसे विजित कर लिया, और तो श्रीलंका में उसने ऐसा कहा जाता है कि बहुत अधिक सफलता प्राप्त की, और उसने वहाँ पर भयंकर लूटपाट की। उसने संपूर्ण श्रीलंका को चोल प्रांत में सम्मिलित कर लिया, यानी श्रीलंका का जो द्वीप था वो चोलों का एक प्रांत बन गया। महावंश में कहा गया है कि महिंद पंचम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कश्यप किसी तरह राजेंद्र के आक्रमण के 12 साल बाद राहेण को मुक्त कराने में सफल हो गया, एवं उस पर बिक्कमबाहु प्रथम के रूप में उसने 12 वर्षों तक, यानी ये 1029 से 1041 तक शासन किया। अपने शासनकाल के छठे वर्ष में राजेंद्र चोल ने केरल के राजा की जो पारिवारिक संपत्ति थी वो उसने छीन ली, और इसके अलावा उसने बहुत से प्राचीन द्वीपों पर भी अधिकार कर लिया। तो मित्रों, तिरुवालंगाडु
ताम्रपत्र लेख से ये ज्ञात होता है कि चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने केरल तथा पांड्य राज्यों को छीन करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो इन दोनों का एक पृथक राज्य निर्मित किया गया तथा उसका मुख्यालय मथुरा रखा गया। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने इस नए राज्य के शासन का कार्यभार अपने एक पुत्र को सौंप दिया और इस प्रकार जो है वो केरल एवं पांड्य चोल साम्राज्य के अंग हो गए। तो मित्रों, इस तरह से हम ये देखते हैं कि उसने केरल और पांड्यों को किस प्रकार से हराया। और इसी तरह से जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि चोलों और चालुक्यों के बीच में अगर थोड़ा सा समय छोड़ दिया जाए तो लगभग 235 साल तक उनके बीच में एक युद्ध का रंगमंच सजा रहा। तो इस काल में चोल चालुक्य युद्ध 2 मोर्चों पर हुए थे राजेंद्र के समय में। पश्चिमी मोर्चे पर चोलों का उद्देश्य मान्यखेत एवं कल्याणी पर अधिकार करना था और तुंगभद्रा दोनों पक्षों के बीच की एक प्राकृतिक सीमा बन गई थी। पूर्वी मोर्चे पर जो कि वेंगी के आसपास था, दोनों ही अधिकार करना चाहते थे, चोल और चालुक्य। वेंगी में विमला द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके बहन से उत्पन्न पुत्र राजराज को गद्दी पर आने में जयसिंह अड़ंगा डाल रहा था एवं उसके सौतेले भाई का समर्थन कर रहा था। राजराज अपना राज्याभिषेक नहीं करा पाया था एवं उसने अपने मामा से यानी कि राजेंद्र चोल से सहायता की प्रार्थना की। तो कलिंग एवं ओड के राजा भी जय सिंह एवं उसके आश्रित विजयादित्य से मिल गए थे और उनको दंड देने के लिए किया गया अभियान स्वभावतः गंगा की ओर किए गए प्रसिद्ध अभियान में बदल गया। तो इस युद्ध में 2 वर्ष से भी कम समय लगा एवं उत्तर के बहुत से राज्यों ने राजेंद्र की ताकत को देखते हुए, राजेंद्र चोल की शक्ति को देखते हुए उसका भरपूर अनुभव किया और इस तरह से उसने बहुत सारे स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया, जिनमें कि शक्करकोट्टम, मदुरा मंडलन, पंचपल्ली, माशुड़ी देश, इसी तरह से चंद्रकुल के इंद्ररथ को उसने पराजित किया, ओड, टुंडुवुत्ती, तक्कण लाडम और इसी तरह से उसने बंगाल पर अधिकार कर लिया। तो ये सारे स्थान जो है वो हमें उसके शिलालेखों में, उसके अभिलेखों में इन सारे स्थानों के नाम मिलते हैं। तो अपने शासन के संभवतः 14वें वर्ष में राजेंद्र ने कटारम पर विजय किया और उसने और उसके राजा संग्राम विजयोत्तुंग वर्मन को उसने पकड़ लिया, उसके सेना और उसके हाथियों सहित, और साथ ही साथ उसके विजयोत्तुंग के विशाल खजाने पर भी उसने अधिकार कर लिया। तो यह वह स्थान है जिसका संस्कृत साहित्य एवं पूरा लेख शास्त्र में कटाह के नाम से उल्लेख है। राजेंद्र प्रथम के शासन के शेष भाग को, जो कटारम युद्ध के बाद लगभग 20 वर्षों तक चला, आधुनिक लेखकों ने निरंतर शांति का युग माना है। यानी कि अपने शासनकाल के प्रारंभिक कुछ वर्षों में हम कह सकते हैं कि अपने आधे शासनकाल में उसने अनेक युद्ध किए और युद्ध करने के बाद उसने जो है फिर कई जगहों पे उसने विजय प्राप्त कर ली। जैसे हमने आपको बताया कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त की, केरल एवं पांड्यों पर विजय प्राप्त की, उसने कल्याणी के चालुक्यों के साथ संघर्ष किया, उस पर विजय प्राप्त की। साथ ही साथ उसने वेंगी में अपना प्रभाव स्थापित किया, कलिंग पर भी जो है उसने विजय प्राप्त की और वहाँ के शासक, पूर्वी गंग शासक
मधुका मानव ने भी जो है वो वेंगी के उत्तराधिकार संघर्ष में कल्याणी के चालुक्यों का साथ दिया था, जयसिंह का, तो इसलिए निश्चित रूप से उसे राजेंद्र का कोप भाजन बनना पड़ा। तो चोल नरेश राजेंद्र प्रथम ने जयसिंह को पराजित करने के पश्चात कलिंग के गंग नरेश को भी पराजित किया। तो इस प्रकार चोल द्वारा कलिंग विजय पूर्ण की गई राजेंद्र चोल के द्वारा। इसी तरह से उसने पूर्वी भारत पर भी विजय प्राप्त की, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि गोदावरी को पार करके बस्तर और उड़ीसा होती हुई चोल सेना बंगाल पहुंच गई, जहां पाल नरेश महिपाल प्रथम का राज्य था उस समय। तो चोल सेना के शौर्य के समक्ष महिपाल प्रथम ने घुटने टेक दिए, उसका और राजेंद्र चोल का कोई मुकाबला नहीं था। तो राजेंद्र प्रथम ने समीपवर्ती अपने जो उसके क्षेत्र थे उन पर भी अधिकार कर लिया। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि उसने अनेक स्थानों पर अधिकार किया, भारत के उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशाओं में। तो राजाधिराज प्रथम के अभिलेखों से पता चलता है कि साम्राज्य में इस प्रकार की शांति निरंतर नहीं रही थी, जैसा कि इतिहासकार ये कहते हैं कि राजेंद्र चोल के शासन के आधे शासन के बाद में वहाँ पर शांति व्यवस्था बनी रही। तो इसके लिए राजेंद्र चोल को हमें श्रेय देना होगा। तो यह संभव है कि अपने शासन के आरंभिक वर्षों में अपनी दिग्विजय के पूर्ण होने के और संसार में युद्ध में अपनी श्रेष्ठता का डंका बज जाने के बाद राजेंद्र चोल ने युद्ध में भाग लेना बंद कर दिया हो और अपने को सम्मान एवं यश प्राप्त करने का हर संभव अवसर प्रदान किया हो, मौका दिया हो, अपने दूसरे कामों से, यानी कि अपने सांस्कृतिक कामों से, अपने हम कह सकते हैं कि युद्ध के अलावा और जो काम थे उन कामों के द्वारा राजेंद्र चोल ने यश प्राप्त करने का प्रयास किया। तो राजेंद्र के शासन के अंतिम वर्षों में विजयालय वंश के चोलों के इतिहास का सबसे अधिक जो हम कह सकते हैं कि ये भव्यतम काल था चोल वंश का। उसमें सर्वाधिक साम्राज्य का विस्तार तो हुआ ही, और सैनिक और नौसैनिक प्रतिष्ठा भी उसकी उच्चतम रही। विद्रोहों को दबाने एवं विजित क्षेत्रों को नियंत्रण में रखने के लिए अभियानों की आवश्यकता निरंतर बनी रही, जैसा कि सैनिक साम्राज्यों में अक्सर होता है, सेना के बल पर जीते गए साम्राज्यों में अक्सर होता है। इसलिए उसने अपनी सेना को बराबर हमेशा अपने पूरे शासनकाल में तैयार रखा। और राजेंद्र चोल को उसके सुयोग्य पुत्रों और अन्य परिवारजनों से भी बहुत सहायता प्राप्त हुई। वो सुंदर पांड्य तथा उसके मित्रों के साथ पांड्य युद्ध, या आप कह सकते हैं कि आहो मल्ल के साथ चालुक्य युद्ध जैसे बड़े बड़े कार्य इन वर्षों में उसके पुत्र युवराज राजाधिराज ने पूर्ण किए। मैसूर के नंबेहल्ली क्षेत्र में कोरे युद्ध की भांति अनेक छोटे छोटे कार्य सामंतों के दल ने किए। अब हम राजेंद्र चोल के जीवन के दूसरे पक्ष की बात करते हैं युद्ध के अलावा, कि अपने पिता की भांति राजेंद्र चोल ने भी अनेक उत्तम बिरुद या उपाधियां धारण की, जिनमें कुछ उल्लेखनीय हैं, जैसे मूडिगोंड चोल एवं पंडित चोल, मूडिगोंड चोल एवं पंडित चोल। लेकिन स्वयं राजेंद्र प्रथम की राय में इन सब में जो सबसे श्रेष्ठ उपाधि उसने धारण की थी वह था गंगईकोंड चोल। गंगईकोंड चोल की उपाधि थी, और इस नाम से यह भी सूचित होता है कि राजेंद्र चोल ने जो नई राजधानी स्थापित की थी, जिसे कहा जाता था गंगईकोंड चोलपुरम, गंगईकोंड चोलपुरम, तो उससे उसे विशेष लगाव था। और इसे संस्कृत में कभी कभी गंगापुरी भी कहा गया है। तो राजेंद्र को अपने शासनकाल तथा उसके उत्तराधिकारियों के
शासनकाल के अनेक शिलालेखों में पूर्व देशम गंगई कडारम का विजेता कहा गया है। इससे उसकी दूर दूर तक की विजयों का आभास होता है मित्रों। तो राजेंद्र ने न केवल भारत में ही विजय प्राप्त की थी, बल्कि उसने भारत से बाहर मलाया प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका, दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ अन्य द्वीप सम्मिलित थे, जिनमें उन सब पर भी विजय प्राप्त की थी। और आज भी इन द्वीपों में भारतीय संस्कृति के लक्षण विद्यमान हैं, जिन्हें कोई भी परिलक्षित कर सकता है और देख सकता है। तो राजेंद्र प्रथम ने, जैसा कि हमने आपको बताया था कि 1044 ईस्वी तक शासन किया। राजेंद्र प्रथम के उपरांत राजाधिराज गद्दी पर आया। राजाधिराज जिसने कि 1044 ईस्वी से 1052 ईस्वी तक शासन किया। तो ये जैसा हमने आपको शुरू में ही बताया कि राजाधिराज को उसने अपना उत्तराधिकारी बना दिया था पहले ही। तो उसके सिंहासन पर बैठते ही चोलों एवं कल्याणी के पश्चिमी चालुक्यों के मध्य फिर से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। उनमें फिर से संघर्ष प्रारंभ हो गया और राजाधिराज एक वीर योद्धा था। उसने चालुक्यों की राजधानी कल्याणी पर अधिकार कर लिया और इसी उपलक्ष्य में, यानी इस विजय के उपलक्ष्य में, उसने विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की। परंतु शीघ्र ही चालुक्य शासक सोमेश्वर ने चोल सेनाओं को तुंगभद्रा नदी के किनारे पराजित किया। उसके उपरांत चालुक्य सेनाएं चोलों की उपराजधानी कांची तक पहुंच गईं, आगे बढ़ गईं और जिसे चालुक्यों द्वारा, विजयी चालुक्य सैनिकों द्वारा खूब लूटा पाटा गया, जम करके वहाँ लूटपाट की गई कांची में। तो इन पराजयों का बदला लेने के लिए राजाधिराज ने अपने पुत्र राजेंद्र द्वितीय को यह जिम्मेदारी दी और चोलों एवं पश्चिमी चालुक्यों के मध्य कोप्पम में एक घमासान युद्ध हुआ, जिसमें शत्रु सेनाओं द्वारा घिर जाने के कारण राजाधिराज को 1052 ईस्वी में युद्ध क्षेत्र में ही शत्रुओं द्वारा पराजित करके मार डाला गया। पर युवराज राजेंद्र द्वितीय ने युद्ध को जारी रखा और अंततः उसने चोल सेनाओं की विजय को सुनिश्चित किया और चालुक्यों को उसने पराजित किया। तो इस तरह से हम ये देखते हैं मित्रों कि राजाधिराज भी एक महान शासक था और चालुक्य संघर्ष में वो मारा गया। उसके बाद उसका पुत्र राजेंद्र द्वितीय गद्दी पर आया, जिसने 1052 ईस्वी से 1063 ईस्वी तक शासन किया। ये राजाधिराज का अनुज था, उसका छोटा भाई था। कोप्पम के युद्ध में चालुक्य शासक सोमेश्वर की पराजय के बावजूद चोल चालुक्य संघर्ष चलता रहा। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इनमें बहुत लंबा संघर्ष चला और सोमेश्वर ने बेंगी के राज सिंहासन पर शक्तिवर्मन को बिठा दिया बलपूर्वक, ज़बरदस्ती। और इस पर चोल सेनाओं ने बेंगी पर आक्रमण करके चालुक्य सेना नायक चामुंडराज एवं चालुक्य समर्थित बेंगी नरेश शक्तिवर्मन की हत्या कर डाली। तो राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की उपाधि धारण की और 1063 ईस्वी में राजेंद्र द्वितीय की भी मृत्यु हो गई मित्रों। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वीर राजेंद्र गद्दी पर आता है। वीर राजेंद्र जो है वो 1063 से 1070 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। 1063 से 1070 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। वो राजेंद्र द्वितीय
की मृत्यु के उपरांत शासक बना था और उसने राज केसरी की उपाधि धारण की थी। तो अब हम ये देखते हैं कि अब धीरे धीरे जो चोल सम्राट थे उनकी स्थिति कमज़ोर होने लगी और तो इस तरह से जो है हम ये देखते हैं कि चालुक्यों से उनको पराजय का सामना करना पड़ा। अब जैसे वीर राजेंद्र जो था उसे चालुक्यों द्वारा पराजय का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद 1070 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद अधिराजेंद्र गद्दी पे आया। अधिराजेंद्र जो है वो गद्दी पर आया, लेकिन 1070 ईस्वी में गद्दी पे आने के कुछ समय बाद ही विद्रोह हुआ और विद्रोह में आंतरिक विद्रोह हुआ उसके राज्य में और आंतरिक विद्रोह में उसकी हत्या कर दी गई। फिर उसके बाद कुलोत्तुंग प्रथम आया और कुलोत्तुंग प्रथम ने कुछ समय तक शासन किया, जो कि 1070 ईस्वी से 1120 ईस्वी तक का उसका समय था। कुलोत्तुंग प्रथम जो है वो का शासनकाल हम ये कह सकते हैं कि चोलों का पतनोन्मुख काल था। बहुत ज़्यादा विवरण में हम नहीं जाना चाहते इसमें। उसके समय की कुछ एक विजयों को छोड़ दिया जाए तो उसकी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं थी। कुलोत्तुंग प्रथम ने कलिंग पर आक्रमण करके अपने शत्रु को, मतलब कलिंग जो है वो राजेंद्र चोल के समय से ही कलिंग से शत्रुता हो गई थी, क्योंकि कलिंग के शासक ने चालुक्यों की सहायता की थी। तो कुलोत्तुंग उसने जो है कुलोत्तुंग प्रथम ने कलिंग नरेश को पराजित किया और इसी बीच में जो है वो श्रीलंका के शासकों ने विद्रोह कर दिया और कुलोत्तुंग ने उसके दमन का प्रयास किया, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाया। कुलोत्तुंग की मृत्यु के बाद विक्रम चोल गद्दी पे आए, जो कि 1120 से 1135 ईस्वी तक शासन किया उसने। और उसने कल्याणी के चालुक्य सोमेश्वर तृतीय को पराजित करके एक बार फिर से वेंगी के चालुक्य राज पर अधिकार कर लिया। इसी प्रकार से उसने होयसलों के ऊपर आक्रमण किया और गंगवाड़ी प्रदेश को फिर से चोल साम्राज्य में मिला लिया। तो ये उसकी विक्रम चोल की ये दो प्रमुख उपलब्धियां थी। बाद में परवर्ती जो चोर शासक कई आए, कुलोत्तुंग द्वितीय, कुलोत्तुंग तृतीय, राजेंद्र तृतीय, लेकिन ये सब अयोग्य शासक थे और उनके शासनकाल में धीरे धीरे चोल साम्राज्य कमज़ोर होता चला गया और राजेंद्र चोल तृतीय के समय में चोलों की अंतिम रूप से पराजय हो गई और उन्होंने पांड्यों की अधीनता स्वीकार कर ली लगभग 1279 ईस्वी में। तो इस तरह से मित्रों हमने आपको आज राजेंद्र चोल से लेकर के राजेंद्र प्रथम से लेकर के राजेंद्र चोल तृतीय तक के बारे में बातचीत की। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।